हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम कॉकरोच के पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। कॉकरोच के पाचन तंत्र में उसकी आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और उससे संबंधित पाचक ग्रंथियां यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती हैं। कॉकरोच का जो आहार नाल है वो 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती है और जो मुख द्वार से स्टार्ट होती है और गुदा तक फैली हुई होती है। कॉकरोच की आहार नाल में 3 भाग होते हैं, पूर्वात्र यानी कि फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। पूर्वात्र फोरगट कहलाती है और जो मिडगट है वो मध्यात्र कहलाती है और जो हाइंडगट जो सबसे नीचे वाली होती है उसे पश्चात बोलते हैं, यानी कि सबसे निचले भाग। पहला 1/3 भाग फोरगट पूर्वात्र कहलाता है, फिर मध्य वाला मध्यात्र मिडगट कहलाता है और सबसे लास्ट वाला 1/3 भाग जो था पश्चात यानी कि हाइंडगट कहलाता है। फोरगट में जो आहार नाल का पहला पार्ट है ये एक्टोडर्म से डेवलप होता है और इसके जो इंटरनल कवरिंग होती है उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। जो पश्चात होती है वो भी भ्रूणीय एक्टोडर्म से डेवलप होता है और उसमें क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है, लेकिन जो मध्य आंत्र होता है उसमें वो भ्रूणीय एंडोडर्म से विकसित होता है और उसमें क्यूटिकल जो होती है वो अनुपस्थित होती है। अब जो फोरगट है तो आहार नाल का 1/3 भाग जो होता है वो फोरगट बनाता है और वो भ्रूणीय एक्टोडर्म से विकसित होता है और इसका भीतरी भाग जो होता है उसकी भीतरी एपिथेलियम पर उपचर्म यानी कि क्यूटिकल का आवरण प्रेजेंट होता है। जो मुख आग्र गुहा यानी कि पेरी ओरल कैविटी जो होती है उसमें मुखाग्र खुलता है, यानी कि जो मुख का अगला वाला पार्ट होता है वो प्री ओरल कैविटी उसमें खुलता है और जो मुख होता है वो मुख गुहा में खुलता है और मुख गुहा पीछे की ओर ग्रसनी बने में खुलती है। इसके बाद जो ग्रास नली है यानी कि जो ग्रसनी पीछे की ओर ग्रास नली में खुलती है यानी कि इसोफेगस में खुलती है और उसकी भित्ति पतली होती है और अत्यंत भंजमय यानी कि फोल्डेड होती है। ग्रास नली ग्रीवा से होती हुई अब वक्ष भाग में फूलकर अनपुट यानी कि क्रॉप में खुलती है और अनपिट वक्ष के साथ साथ उदर के तीसरे या चौथे खंड तक भी फैला हुआ होता है। यह भोजन को संचय करने का काम करता है, अर्थात क्रॉप का जो प्रमुख कार्य है भोजन को संचय करना होता है। इसके नीचे की तरफ क्रॉप के नीचे की तरफ गिजार्ड प्रेजेंट होता है और जो गिजार्ड में खुलती है ये एक छोटा ग्रंथिल और शंक्वाकार संरचना होती है और ये एक पेशीय संरचना होती है यानी कि मस्कुलर संरचना होती है जिसका प्रमुख कार्य भोजन को पीसने का होता है। गिजार्ड की भित्ति पर 6 अनुलंब वलय यानी कि फोल्ड्स पाए जाते हैं। ये गिजार्ड है, इसमें फोल्ड्स पाए जाते हैं जिन पर उपचर्म क्यूटिकल का मोटा स्तर पाया जाता है और ये दांत की तरह कार्य करते हैं और उपचर्मीय दांत कहलाते हैं। गिजार्ड का सबसे निचला हिस्से पे दोहरी भित्ति की नलिकाकार रचनाएं पाई जाती हैं जिसे स्टोमोडियल वाल्व कहते हैं और ये मध्य आंत्र यानी कि मिडगट में खुलता है। यहाँ पर जो है ये मिडगट में खुलेगा। मिडगट जो है आहार नाल का 1/3 भाग होता है जो फोरगट के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है और भ्रूणीय एंडोडर्म से बनता है। इसके अग्र भाग को कार्डिया कहते हैं और इसमें पतले लंबे और उंगली के समान 8 प्रवर्ध निकले होते हैं जिन्हें हम हेपेटिक सीका कहते हैं, यकृतीय अंधनाल कहते हैं और ये मध्य आंत में खुलते हैं, ये मिडगट में खुलते हैं और ये जो यहाँ खुलते हैं और ये पाचक रस का स्रावण करते हैं। तो जो गिजार्ड होता है वो मिडगट में खुलता है और मिडगट में जो मेन बात है वो आगे वाला पार्ट फूला होता है, इसे कार्डिया कहते हैं और इसमें 8 हेपेटिक सीके प्रेजेंट होते हैं जो पाचक रस बनाते हैं और वो मध्य आंत में खुलते हैं। पश्चात जो आहार नाल का शेष 1/3 भाग होता है जो एनस तक फैला होता है वो हाइंडगट कहलाता है, पश्चात कहलाता है। ये एक्टोडर्म से बनता है और इसमें
भीतरी सतह पर पूर्वात्र की तरह ही एपिडर्म उपचर्मी यानी कि क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। ये बेसिकली 3 भागों में बटा हुआ होता है, इलियम यानी कि शुद्रात्र, फिर वेदरात्र यानी कि कोलन, और उसके बाद मलाशय यानी कि रेक्टम। जो सबसे पहला पार्ट होता है हैंडगट का, वो क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है, और ये सकरा और छोटी नली के समान पार्ट होता है। इसकी भीतरी सतह पर फोल्ड्स यानी कि वलय पाए जाते हैं, और इसकी भीतरी सतह पर क्यूटिकल की सूक्ष्म कंटिकाएं यानी कि स्पाइन्स पाए जाते हैं। वृद्धात, उसके बाद जो आगे वाला पार्ट होता है वो कोलन कहलाता है, और इलियम के पीछे की ओर प्रेजेंट होता है। ये लंबा, मोटा और कुंडलित भाग होता है। ये कुंडलित जो पार्ट होता है वो कोलन कहलाता है, और ये इसमें वलन उपस्थित होते हैं लेकिन स्पाइन्स, वलन उपस्थित होते हैं लेकिन स्पाइन्स इसमें अनुपस्थित होते हैं। लास्ट पार्ट रेक्टम कहलाता है, और ये पश्चात का अंतिम चौड़ा थैलेनुमा भाग होता है जो गुदा यानी कि एनस में खुलता है और एनस बॉडी से बाहर खुलता है। इसकी भीतरी सतह पर 6 अनुलंब वलन प्रेजेंट होते हैं, और इनको रेक्टल पैपिलेई कहते हैं। और ये रेक्टल पैपिलेई का काम क्या होता है? ये मल से जो जल की अतिरिक्त मात्रा होती है उसको अवशोषित कर लेते हैं, जिससे जल में जो मल होता है उसमें जल की जो एक्स्ट्रा मात्रा है बाहर ना निकल पाए। इसके बाद लार ग्रंथियाँ इसकी वक्ष भाग में अनपुट से लिपटी हुई पाई जाती हैं। एक जोड़ी सफ़ेद लार ग्रंथि पाई जाती हैं जो लार यानी कि सलाइवा का स्राव करती हैं, और लार में जो एंजाइम्स होते हैं वो जाइमेज एंजाइम होता है, और साथ में म्यूकस उपस्थित होता है। अब हम कॉकरोच के जो भोजन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो कॉकरोच का भोजन होता है, कॉकरोच एक सर्वहारी प्राणी होता है, और कॉकरोच कुछ भी खा लेता है। रोटी भी खा लेता है, और सब्जी भी खा लेता है, कागज़ भी खा लेता है, और कीड़े मकोड़े इत्यादि भी खा लेता है। भोजन को पकड़ते समय कॉकरोच की जो श्रृंगिकाएँ हैं यानी कि एंटीनेई हैं, उनकी सहायता ली जाती है। तो वो अपने श्रृंगिकाओं यानी कि एंटीने की सहायता से भोजन को खोजता है, उनको पहचानता है, और अपने अग्रपादों लैब्रम और लैबियम की सहायता से भोजन को पकड़ लेता है, और पकड़कर मैंडिबल्स की सहायता से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब जो अपवाही नाल नलिका से जो लार निकलती है वो भोजन के साथ मिल जाती है, और इससे फ़ायदा क्या होता है कि भोजन को निगलने में आसानी होती है, क्योंकि सलाइवा में म्यूकस प्रेजेंट होता है साथ में, तो म्यूकस से वो चिपचिपा होकर नीचे निकल जाता है, और म्यूकस के कारण भोजन आसानी से आहार नाल की दीवारों की जो तरंग गति है उसके कारण नीचे मुख में अंदर चला जाता है। लार में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं एमाइलेज, काइटिनेज और सेलुलोज, उसकी सहायता से भोज्य पदार्थों का पाचन स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। आंशिक रूप से पचा हुआ जो भोजन होता है अब वो अनपुट यानी कि क्रॉप में आएगा यहाँ से, और यहाँ से आने के बाद अब वो मध्य आंत्रता यकृतीय यकृतीय अंधनाल हेपेटिक सीकी से स्रावित पाचक एंजाइम से जो गिजार्ड में आ जाते हैं उसके पास आता था। अब जो ये एंजाइम्स होते हैं वो इस पार्शली यानी कि आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन उसके साथ आकर मिक्स हो जाते हैं, और इन एंजाइम से वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज होता है, प्रोटीन का पाचन करने वाले प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, पेप्टिडेज एंजाइम होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अमाइलेज जैसे एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। अब क्रॉप में जो होता है भोजन का पाचन होता है, और आंशिक रूप से जो पचित भोजन होता है वो गिजार्ड में पहुंचता है। यहाँ पर गिजार्ड्स में पहुंचने के बाद यहाँ पर जो क्यूटिकल के जो दांत होते हैं उसको भोजन को महीन भागों में पीस देते हैं, महीन कणों में पीस देते हैं, और भोजन के जो महीन कण हैं अब यहाँ से छन कर मध्यांतर में आ जाते हैं यानी कि मिडगट में आ जाते हैं। भोजन के जो मोटे कण हैं वो वापस भेज दिए जाते हैं और अनपुट में पहुंच जाते हैं, और मध्याह्न के प्रारंभ में उपस्थित जो स्टोमोडियल वाल्व है, यहाँ पर स्टोमोडियल वाल्व जो होता है उसकी सहायता से अब वो भोजन जो होता है वो वापस जाने से रुकता है, और केवल वो नीचे ही रहता है। केवल बड़े पार्टिकल्स जाते हैं, छोटे पार्टिकल्स नीचे ही रह जाते हैं। गिजार्ड से छने हुए भोजन के चारों तरफ मध्य आंत्र में काइटिन और प्रोटीन की एक पतला पारगम्य मेम्ब्रेन या आवरण चढ़ जाता है, और ये आवरण परिपोष झिल्ली यानी कि पेरिटोपिक मेम्ब्रेन कहलाता है, और ये पाचक रसों के लिए और अन्य चीज़ों के लिए ये आर पार जाने के लिए परमिएबल होता है यानी कि ये पारगम्य होता है। तो इस झिल्ली से पाचक रस और पचा हुआ भोजन आर पार जा सकते हैं, और मध्य आंत्र में भोजन का जो पाचन होता है वो पूर्ण हो जाता है। मध्य आंत्र में उपस्थित जो विलाई होते हैं, रसांकुर होते हैं, वो पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेते हैं, और आवश्यकता से जो अधिक
ग्लाइकोजन होता है, वसा और एल्ब्यूमिन का जो वसा ग्रंथियों में स्टोर हो जाता है, संचय हो जाता है। अपचित भोजन जो होता है अब वृद्धांत यानी कि कोलन में पहुंचता है, यहाँ पर कोलन से वो रेक्टम में पहुंचता है, और रेक्टम में जो जल की अधिक मात्रा होती है, रेक्टल पैपिलेई जो होती है उसको जल की अधिक मात्रा को अवशोषित कर लेती हैं, और अवशोषित करने के बाद जो अपचित भोजन होता है वो शुष्क गोलिकाओं के रूप में मलाशय के पहुंचता है, और मलाशय से फिर वो वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है। यहाँ से फिर वो एनएस गुदा की सहायता से समय समय पर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कॉकरोच जो होता है उसका जो भोजन ग्रहण करने का जो तरीका होता है वो सर्वहारी कीट होता है, सभी कुछ खा लेता है। एंटीनेई की सहायता से अपने भोजन को पहचानता है और अपने अग्रपैदो लैब्रम और लैबियम की सहायता से भोजन को पकड़कर मैंडिबल्स की सहायता से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। लार ग्रंथि से जो लार आकर मिलती है भोजन में उसे निकलने में आसानी हो जाती है। म्यूकस के कारण भोजन आसानी से नीचे पहुंच जाता है, और लार में उपस्थित जो अमाइलेज एंजाइम, काइटिनेज और सेल्यूलेज एंजाइम होते हैं वो अब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, और आंशिक रूप से पचित भोजन जो होता है पहले क्रॉप से फिर वो गिजार्ड में पहुँचता है, गिजार्ड से फिर वो यहाँ से फिर वो मध्य आंत में पहुँचता है। मध्य आंत में डाइजेशन कंप्लीट होता है, और जो अवशोषित भोजन होता है वो रसांकुरों द्वारा, विलाई द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बीच में पेरिटोपिक मेम्ब्रेन बनती है, और जो अपचित भोजन होता है वो यहाँ रेक्टम में आता है, और इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है, उसमें से मल में से बाहर निकाल जाता है, और जो सूक्ष्म गोलिकाओं के रूप में जो अपचित भोजन होता है वो एनएस की सहायता से समय समय से बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।